नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। इस खास बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि अपराधियों को नीतीश सरकार का आखिर अल्टीमेटम क्या है और बिहार में सड़क से गड्ढे अब गायब हो जाएंगे। अगर गड्ढे मिले तो बताने वाले को सरकार 5,000 रुपए इनाम भी देगी। आगे देखेंगे कि किस तरह शराब तस्करों ने ट्रेन के इंजन को ही शराब का तहखाना बना दिया। धर्मांतरण के धंधे में कौन है अंधा, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और कौवों की मौत से क्यों हाय तौबा मची है, इसे भी बताएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मौत से हाहाकार की कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। तो बिहार में अब अपराध पर आखिरी बार शुरू हो गया है। बिहार सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों से दो टूक कह दिया है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो फिर देश छोड़ दें, वरना अपराधियों के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। या तो भाई परमानेंट नेपाल निकल चलो, लेकिन बिहार में रहोगे तो मोतिहारी के जेल के अंदर ही बंद होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बिहार में अब अपराधी बचेंगे नहीं। अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो बाढ़ की इस तस्वीर को देखिए। एनकाउंटर स्थल पर पड़े पिस्टल और कारतूस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। एनकाउंटर स्थल पर गहमा गहमी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिर किसी कुख्यात का एनकाउंटर किया गया है। दरअसल बाढ़ में पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रहलाद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। प्रहलाद कुमार का हफ एनकाउंटर कर लंगड़ाने को मजबूर कर दिया। पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कुख्यात प्रहलाद पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और उसे सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। एनकाउंटर की जगह से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए। संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम और बाढ़ थाना के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें वो पुलिस को देख के पुलिस के विरुद्ध उनके द्वारा फायरिंग की गई। उसी में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए उनको फायरिंग की गई, जिसमें उनको पैर में गोली लगी। इधर बाढ़ में कुख्यात अपराधी की एनकाउंटर की तस्वीरें आई हैं। उधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को सीधी चेतावनी दे डाली। सम्राट चौधरी ने कहा, अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या विदेश भाग जाए। कोई भी कहीं भाग जाए, या तो भाई परमानेंट नेपाल निकल चलो, लेकिन बिहार में रहोगे तो मोतिहारी के जेल के अंदर ही बंद होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बिहार में अपराध के खिलाफ आखिरी बार शुरू हो चुका है। अपराधियों को या तो सीधे सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा है या फिर लगड़ाने पर मजबूर किया जा रहा है। सम्राट चौधरी की सख्ती और पुलिस के एक्शन लगातार अपराधियों में हाहाकार मचा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनुरुद्ध कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार अब एक ऐसी योजना लाने जा रही है जिसमें मात्र एक फोन कॉल में आपको 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। काम बस इतना करना है कि आपको यह बताना होगा कि कहां कहां सड़क पर गड्ढा है और फिर 72 घंटे के भीतर सरकार इस गड्ढे को भी भरेगी और फोन कॉल करने वाले शख्स को 5,000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। क्या है यह पूरी योजना, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। पूरे देश में यह पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5,000 रुपया पाओ। गड्ढा बताओ इनाम पाओ, यह ऐलान है बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल का, जिन्होंने यह दावा किया है कि बिहार देश का पहला वो राज्य बनने जा रहा है जहां सड़क पर गड्ढा दिखने पर लोगों को 5-5 हजार रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। भारत भर में ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं, जो नीति नीतीश सरकार लेकर आ रही है। जैसे ही आपको छोटा सा भी गड्ढा नजर आए, आप उसे फोन करेंगे उस एम्बुलेंस के नंबर पर और 72 घंटे के अंदर एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। बिहार सरकार सड़क सुरक्षा और रोड के रखरखाव को लेकर एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है।
इसके तहत बिहार की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे और राज्य भर में रोड एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। सभी चौक चौराहों पर एक बोर्ड पर रोड एम्बुलेंस का नंबर दिया जाएगा। नंबर पर कॉल करने के 72 घंटे में गड्ढा ठीक कर दिया जाएगा और फोन करने वाले शख्स को सरकार 5,000 रुपए इनाम देगी। 72 घंटे के अंदर एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि हम एक पॉलिसी लाने वाले हैं, पूरे देश में यह पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5,000 रुपया पाओ। यानी बिहार की सड़कें अब गड्ढा मुक्त होंगी। ना तो बारिश में आपकी गाड़ी फंसेगी और ना ही जल जमाव होगा। गड्ढे के कारण ना तो कोई सड़क हादसा होगा और ना ही किसी की जान जाएगी। 15 फरवरी के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद सड़क पर कहीं कोई गड्ढा नहीं बचेगा तो सिर्फ खौफ उन ठेकेदारों और इंजीनियरों के मन में जो नोटों की गड्ढी के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता कर बैठते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की इस पहल से ऐसे लोगों पर क्या असर पड़ता है। किशनगंज संवाददाता आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पुलिस और शराब तस्कर के बीच में तू डाल मैं पात का खेल चल रहा है। शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तस्कर कोई ना कोई तरकीब निकाल ले रहे हैं। बक्सर में तो माफिया ने हद ही कर दी जब इसने ट्रेन के इंजन में ही शराब का तहखाना बना दिया। जब पुलिस की नजर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। दिखाते खास रिपोर्ट। ट्रेन की इंजन में शराब ही शराब। ट्रेन में बने तहखाने में भी शराब। बोर्ड के भीतर शराब। बिजली कनेक्शन के बीच में शराब। कहीं इधर शराब, कहीं उधर शराब। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये ट्रेन का इंजन नहीं, चलती फिरती शराब की दुकान हो, जहां हर ब्रांड की बोतल उपलब्ध है। ये तस्वीरें पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के बक्सर स्टेशन से सामने आई हैं। रेल पुलिस ने जब स्टेशन पर इस पैसेंजर ट्रेन के इंजन की तलाशी ली तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किए जब रेल पुलिस को, आरपीएफ को इस बात की भनक मिली तो रेल पुलिस ने जब जो इंजन का सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में शराब, हजारों रुपए मूल्य के शराब बरामद हुए हैं। और हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था, क्योंकि ये कारस्तानी शराब तस्करों की थी। पर वो एक भूल कर बैठे कि कानून की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि ट्रेन की इंजन में बने तहखाने तक भी पहुंच जाते हैं। और तलाशी में कानून के हाथ आई शराब की ये बोतलें, जिसे चोरी छिपे उत्तर प्रदेश से बिहार लाया जा रहा था। अब जो शराब तस्कर हैं वो शराब तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश से ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन में जो शराब तस्कर हैं, इस बार जो इसका इंजन है उसमें कई इंजन का जो भीतर के जो पार्ट्स हैं, वो कलपुर्जे हैं, उसे खोल करके उसमें शराब की बोतलों को छिपा करके उत्तर प्रदेश से बिहार में लाने की कोशिश। ट्रेन के इंजन में शराब का तहखाना देख हर किसी के मन में बस यही सवाल उठ रहा था कि क्या ये रेलवे के अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव था। ट्रेनों के इंजन के कलपुर्जों को खोलकर उसके भीतर शराब छिपाना, क्या तस्कर अकेले इतनी जुर्रत कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब तो तब मिल पाता अगर पुलिस तस्करों को दबोचती, पर वो मौका देखते ही भाग निकले। अब पुलिस तस्करों को दबोचने के लिए हाथ पैर मार रही है। देखना होगा ट्रेन के इंजन में शराब की तस्करी के पीछे किस किस का नाम निकलकर सामने आता है। बक्सर संवाददाता पुष्पराज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में धर्मांतरण का धंधा जारी है। सीतामढ़ी के बलुआ गांव धर्म परिवर्तन की चौंकाने वाली तस्वीर आई। लोगों को लालच देकर धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। धर्मांतरण के इस धंधे पर जमकर बवाल हुआ। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये गलत है, ये गांव मोहल्ला टोला सेना में ऐसा नहीं चलेगा। मारेंगे, खून कर देंगे।
हंगामा और बवाल की तस्वीरें सीतामढ़ी के बलुआ गांव की हैं, जहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था। धर्मांतरण के धंधेबाज अपने मिशन में लगे थे। धर्मांतरण कराने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, धर्मांतरण के अड्डे पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। देखते ही देखते हंगामे की स्थिति बन गई। जमकर बहस हुई, तू और मैं हुआ। धर्मांतरण के धंधेबाजों और ग्रामीणों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। अगर आपके पास सबूत है तो लाइए, अभी हमारे पास मानिएगा, हम मारिएगा, हम मान लीजिए। हाँ। क्या रे, आराम से बात करिए दोस्त, गलत नहीं बोलेगा तो बोलेगा, वो करे भैया। विवाद बढ़ता देख पुलिस तत्काल हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया और हालात को नियंत्रण किया। बलुआ गांव के लोगों का साफ कहना है कि जहां लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश हो रही थी, धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। बड़ा सवाल है कि बिहार में धर्मांतरण का खेल कब तक चलेगा। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन की साजिश क्यों हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। कोई नहीं है, आप कीजिए, आप चाचा जी मरते थे। अब भागलपुर में 100 कौओं की मौत से सनसनी मच गई। कौओं की मौत से खौफ का आलम है। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक कौवे की मौत क्यों हो रही है। नवगछिया में कौवे तड़प तड़प कर मर गए। कौओं की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। छटपटा छटपटा कर मौत के मुंह में समाते इन कौवों की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के नवगछिया की, जहां सैकड़ों की संख्या में मासूम कौवे काल के गाल में समा रहे हैं। नवगछिया में कौवों की काऊ काऊ घरों से लेकर खेतों तक सुनाई देती है, लेकिन अब ये कौवे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इस इलाके में कौवों की मौत से सनसनी मची है। 100 से ज्यादा कौवे की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि पास के तालाब में मछली को जल्दी बड़ा करने के लिए केमिकल दिया गया था। इसी जहरीले केमिकल वाला पानी पीने से कौवों की मौत हो गई। और इसको हम लोग अभी भेजेंगे वहाँ जांच के लिए। हाँ। और जांच में जैसा पता चलेगा कहाँ जाएगा जांच में? ये भागलपुर जाएगा। भागलपुर जाएगा। सर पहले इस तरह का, आप तो बगल में है ऑफिस, आपको ऐसा दिखा था कुछ क्या? नवगछिया में कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। वन विभाग की टीम पता कर रही है कि इतनी ज्यादा संख्या में आखिर कौवों की मौत कैसे हुई। जहरीला पानी या ठंड या फिर कहीं बर्ड फ्लू तो मौत का कारण नहीं। मृत कौवों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। बड़ा सवाल है कि इन बेजुबान कौवों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और चाईबासा में 20 लोगों की जान लेने के बाद दंतैल हाथी छिप गया है। ओडिशा से चाईबासा का चक्कर लगा रहे हाथी की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी है, लेकिन हाथी है कि उसका कोई लोकेशन ही नहीं मिल रहा। इसी बीच चाईबासा में एक और हाथी ने दस्तक दे दी, जिसे भगा दिया गया। माना जा रहा है कि जब तक दंतैल हाथी को काबू नहीं किया जाता, खतरा टला नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथी का चक्कर, वन विभाग बना घन चक्कर। चाईबासा और ओडिशा के लगा रहा चक्कर। दंतैल हाथी को खोजने में जुटा विभाग। थर्मल सेंसर ड्रोन से हाथी की तलाश। चाईबासा का मझगांव प्रखंड, यहां हलचल बढ़ी हुई है। वन विभाग की टीम के अधिकारी और कर्मचारी जुटे हैं। दंतैल हाथी को पकड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल चाईबासा से ओडिशा की ओर भागा दंतैल हाथी वापस चाईबासा की ओर आ गया है। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। हाथी को बेहोश कर काबू करने के लिए डॉक्टर की टीम भी मौजूद है। हाथी की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए और उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए थर्मल सेंसर ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लेकिन 20 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी का कोई सुराग नहीं मिल सका। खूंखार दंतैल हाथी को ट्रैक करना अब पिछले 2 दिनों से वन कर्मियों की टीम और एक्सपर्ट की टीम के लिए चुनौती बना हुआ है।
बेनीसागर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित खड़पोस में लास्ट उसका लोकेशन बताए जाने के बाद पिछले 2 दिनों से यहाँ सैकड़ों की संख्या में वनकर्मियों की टीम और एक्सपर्ट के साथ कैंप की हुई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह हाथी अब ट्रैक नहीं हो पाया है। वन विभाग के डीएफओ और अन्य अधिकारी मॉनिटरिंग में जुटे हैं, लेकिन खूंखार हाथी बेनीसागर के बाद अब तक फिर से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। इलाका ओडिशा बॉर्डर से सटा है और ओडिशा की टीम भी अपने क्षेत्र में इस हाथी को ट्रैक करने में जुटी है। जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ हम लोग तुरंत यहाँ मौके पर मौजूद हुए, लेकिन यहाँ पे पहुँचने तक हाथी यहाँ से मूव कर चुका था। जो भी यहाँ के लोकल मुखिया हैं, जो जानकार है यहाँ के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने ये किया तो उन्होंने कुछ पॉसिबल जगह बताए जहाँ से हो सकता है कि एलिफेंट गया हो, और जंगल का भी स्वरूप को देखते हुए ऐसे पॉसिबल जगहों को हमने हाईलाइट किया और वहाँ पे भी हम लोगों ने टीम को दौड़ा करके वहाँ का पूरा छानबीन किया, रेकी किया, बट कहीं भी ऐसा कोई पुख्ता हमें सबूत नहीं मिला कि एलिफेंट अभी वहाँ पे है। अभी एक दंतैल हाथी का खतरा टला भी नहीं कि जगन्नाथपुर प्रखंड के जयंतगढ़ में एक दूसरे दंतैल हाथी ने दस्तक दे दी। 2 घरों में घुसकर अनाज खा गया और घर को भी नुकसान पहुंचाया। गनीमत रही कि यह हाथी आक्रामक नहीं था, जिसके बाद लोगों ने उसे जंगल की ओर भगा दिया। भले ही दंतैल हाथी ने पिछले 2 दिन से किसी की जान नहीं ली, लेकिन उसके आ धमकने और फिर उत्पात मचाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक वन विभाग की टीम उसे ट्रैक कर ट्रैंकुलाइज नहीं कर देती, अब तक उस क्षेत्र में भी खतरा बना हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के साथ वहां लगी हुई है और 2 दिनों से उसे ट्रैक करने का प्रयास जारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और देश की सनातन चेतना, सैकड़ों साल के इतिहास और स्वाभिमान की स्मृति का आज जीवंत उत्सव है, जो गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मनाया गया, यानी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक ऐसा पर्व जो इतिहास को याद करता है, लेकिन भविष्य की दिशा भी तय करता है। हजारों साल पहले हुए आक्रमण की स्मृति को लेकर आज के आत्मविश्वासी भारत तक एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसा कातानि खङ्गिणा ते काग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय। सनातन का गर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। नमः पार्वती पतये ध्यानं समर्पयामि। 1000 सालों बाद अटल अडिग अखंड सोमनाथ। अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आस्था, शौर्य और स्वाभिमान के उत्सव की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता रह गया। हजारों साल बाद सनातन की जीत का ये जश्न देखकर हर भारतवासी अभिभूत है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वाभिमान पर्व की ये गौरवशाली तस्वीरें उस इतिहास से संवाद कर रही हैं जिसने लहूलुहान होकर भी आत्मसमर्पण नहीं किया और हर विध्वंस के बाद और अधिक मजबूती से उठ खड़ा हुआ। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है। हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। आज गुजरात का पवित्र सोमनाथ धाम इतिहास, आस्था और स्वाभिमान के संगम का साक्षी बना।
जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक किया और करीब 30 मिनट तक मंदिर में साधना में लीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा, डमरू की ध्वनि, वीरता, साहस और बलिदान को नमन। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है। तो न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।